नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए जो है जीके जीएस का इस क्लास के अंतर्गत रिवीजन करने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग जो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले पूछा गया है पहले प्रश्न में, प्रोजेक्ट टाइगर को हाल ही में जो है कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को हाल ही में जो है 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 2023 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर को किए हुए टोटल 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर पूछा जाए शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1973 में जो है की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको एक नाम याद रखना है, कैलाश सांख्याल का। कैलाश सांख्याल भारत में जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारत में जो है 55 टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो ये जो है बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 55, और 55वां कौन सा बना है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो इसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, और ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो ये जो है 3167 है वर्तमान में बाघों की संख्या। और मैक्सिमम अधिकतम किस राज्य में बाघों की संख्या है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको IBCA कहा जाता है, में कितनी प्रजातियां संरक्षित हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत जो है टोटल 7 प्रजातियां जो हैं संरक्षित हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में मैंने आपको बताया है कि बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है, 3167। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम। नेक्स्ट देखिए, अगर पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो यह जो है 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल शहर में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह जो है प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है। इस चीज़ को भी याद रखना है। और ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डाबसन में नापते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। COP28 सम्मेलन यह हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो यह देखिए दुबई जो है UAE शहर में जो है COP28 सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नीलगिरी तहर परियोजना यह जो है किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है। तो देखिए, नीलगिरी तहर परियोजना को जो है तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। ये आप नीलगिरी शब्द देख के जो है समझ गए होंगे, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी जो है तमिलनाडु राज्य में ही देखने के लिए मिलती हैं। बात किया जाए अगर ये नीलगिरी तहर क्या है, तो ये जो देखिए बकरी की एक प्रजाति है नीलगिरी तहर। और तमिलनाडु का जो है राष्ट्रीय जो है जो राष्ट्रीय पशु भी है वह जो है नीलगिरी तहर ही है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। हीट इंडेक्स हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो देखिए, हीट इंडेक्स को लॉन्च किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है हाल ही में हीट इंडेक्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टी योजना का संबंध जो है किससे है, तो यह जो है मैंग्रोव के संरक्षण से, मैंग्रोव वनों के संरक्षण से जो है मिस्टी योजना का जो है संबंध है। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में टोटल कितनी है, तो भारत में वर्तमान में जो है 75 रामसर स्थल हैं। कितने? 75 इंडिया में रामसर स्थल है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में है। कितने हैं तमिलनाडु राज्य में? 14 रामसर स्थल है। और दूसरे सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है 10 रामसर स्थल हैं। कितने रामसर स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में? टोटल 10 रामसर स्थल है, जो दूसरे सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में है। बात करते हैं रामसर स्थलों की। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए रामसर स्थल क्या होते हैं, जहाँ पर जो है जीवों को जो है एक तरह से जीवों के रहने का, जो जीवों को संरक्षित रखने के लिए, जैसे जहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं, तो ऐसे स्थलों को जो है हम रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो देखिए रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर जो है ईरान में स्थित एक शहर है, वहाँ पर यह रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ये डेट और ये वर्ष दोनों ही आपको अच्छे से याद कर लेना।
भारत रामसर पर कब हस्ताक्षर किया था? भारत ने इस कन्वेंशन समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसमें जो है भारत शामिल हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो देखिए, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद हाल ही में जो है बर्लिन शहर में संपन्न हुआ है। कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये बर्लिन शहर में ये जो है संपन्न हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र यह हाल ही में जो है कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र जो है महाराजगंज यूपी के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड हाल ही में किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को जारी किया गया है और यह वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए जो है जारी किया गया है और इसको जो है राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है, राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मूल्य कितना रखा गया है? तो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसका मूल्य रखा गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक फिल्टर टेक्निक हाल ही में जो है किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए, माइक्रो प्लास्टिक फिल्टर टेक्निक जो है तकनीक यह जो है दक्षिण कोरिया देश के द्वारा हाल ही में जो है विकसित की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी हाल ही में कहाँ पर खोली गई है? तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी जो है लद्दाख राज्य में जो है खोली गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व में कितने वर्तमान में डार्क स्काई सेंचुरी हैं? तो देखिए, विश्व में वर्तमान में जो है 16 डार्क स्काई सेंचुरी हैं और सर्वाधिक किस देश में है? तो सबसे अधिक जो है यूएसए अमेरिका देश में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह देखिए, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक WEP के द्वारा जो है विश्व आर्थिक मंच को जारी किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये WEF होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है यह जो है विश्व जोखिम रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, NDRF के जो है नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये जो है अतुल करवाला जो है ये जो है NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग है, इसके जो है ये जो है महानिदेशक बनाए गए हैं NDRF के। NDRF की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 2006 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 जनवरी को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है NDRF का और 2024 में इसका जो है 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2023 में 18वां जबकि 2024 में इसका 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ग्रेटर स्कोप का ये जो है किसकी एक प्रजाति है या इसका संबंध किससे है? तो ग्रेटर स्कोप जो है यह बत्तख से संबंधित है, बत्तख की एक प्रजाति जो है ग्रेटर स्कोप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो देखिए, अगला प्रश्न है, बल्लभपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, बल्लभपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, सोलिगा इकारिनाटा प्रजाति ये जो है किसकी एक प्रजाति है? सोलिगा इकारिनाटा तो ये जो है ततैया की एक प्रजाति है और यह कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेम्टस क्लाउड घटना कहाँ पर हाल ही में घटित हुई है? तो ये देखिए, यूएसए के अंदर जो है मेम्टस क्लाउड नाम से एक घटना घटित हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है जबकि विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस ये जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की गणना हाल ही में जो है किस राज्य के द्वारा की गई है? तो मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की गणना हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा कराई गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 5 जून को मनाते हैं। पहली बार इसको जो है 1973 में जो है मनाया गया था। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। विश्व भारत से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो सबसे पहले अगर भारत में पूछा जाए कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो भारत को टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके अलावा भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो टोटल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि भारत को जो है कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है 15 और कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है तो 20। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह 1966-67 की जो समयकाल था इसी में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति।
बात की जाए हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो देखिए सबसे पहले जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था यह विलियम गॉर्ड ने किया था। इनका नाम आपको याद रखना है, विलियम गॉर्ड ने सबसे पहले हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का यूज किया था। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो इनका नाम एम.एस. स्वामीनाथन था, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है नॉर्मन बोरलॉग जाने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे और ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये यूएस से अमेरिका देश से जो है इनका संबंध है। मैक्सिको के ये जो है नागरिक थे नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो यह 1970 का जो दशक था इसमें जो है ऑपरेशन फ्लड यानी दूध क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी यह आनंद गुजरात में जो है इसका प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएसपी, जिसको हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तो वर्तमान में देखिए जो एमएसपी है वह 23 फसलों के लिए लागू किया गया है। तो एमएसपी के अंदर कितनी फसलें आती हैं, तो एमएसपी के अंतर्गत टोटल जो है 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है। इनमें से 7 जो है खाद्यान्न फसलें हैं और इसके अलावा 7 जो है तिलहनी फसलें हैं, 5 जो है दलहनी फसलें हैं, जबकि 4 जो है वाणिज्यिक फसलें हैं। तो इस प्रकार 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 19 और 4 जो है ये टोटल 23 फसलें हो जाती हैं, जिनके लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 7 खाद्यान्न फसलें, 7 तिलहनी, 5 दलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, जिसमें गन्ना, कपास आदि फसलें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो एमएसपी को जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको जो है सीएसीपी कहा जाता है, इसके द्वारा जो है भारत में एमएसपी को लागू किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएसीपी अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1965 में हुई थी, लेकिन इसका जो नाम परिवर्तित करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया था यह 1985 में किया गया था। सीएसीपी का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली शहर में जो है स्थित है सीएसीपी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का जो वर्गीकरण किया जाता है यह किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए सूक्ष्म उद्योग जिसको हम लोग माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं, तो जो देखिए जो सूक्ष्म उद्योग होता है उसमें निवेश की अधिकतम सीमा 1 करोड़ तक होती है और इसका जो वार्षिक टर्नओवर होता है यह 5 करोड़ तक होता है। तो अगर कोई उद्योग इस वर्ग में आता है तो उसको हम लोग जो है सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लघु उद्योग की, तो इसमें निवेश की सीमा जो है 1 से लेकर 10 करोड़ तक होती है और इसका जो वार्षिक टर्नओवर होता है यह जो है 5 से लेकर 50 करोड़ के तक होता है। 5 से लेकर कितने करोड़ तक, 50 करोड़ तक, तो वह जो है लघु उद्योग कहलाता है। अगर हम बात करें मध्यम उद्योग की, तो देखिए इसमें निवेश की सीमा 10 से लेकर 50 करोड़ तक होती है और इसका जो टर्नओवर होता है वह 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक जो है इसका वार्षिक टर्नओवर होता है। तो यहाँ पर हमने जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में समझा है कि सूक्ष्म उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसमें निवेश अधिकतम 1 करोड़ तक कर सकते हैं। लघु उद्योग में 1 से 10 करोड़ तक निवेश किया जाता है, जबकि मध्यम उद्योग में जो है 10 से लेकर 50 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म उद्योग का जो है टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक होता है, लघु उद्योग का जो है 5 से लेकर 50 करोड़ तक होता है और जो मध्यम उद्योग होते हैं इनका जो है टर्नओवर 50 से लेकर 250 करोड़ तक होता है। नेक्स्ट आइए कुछ और इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत में महारत्न कंपनियों की। तो भारत में वर्तमान समय में जो है 12 महारत्न कंपनियां हैं। अगर हम नवरत्न कंपनियों की बात करें तो नवरत्न कंपनियों की संख्या भी 12 है और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या जो है वर्तमान समय में जो है 74 है, जिसमें से श्रेणी फर्स्ट में 62 मिनी रत्न कंपनियां हैं और श्रेणी 2 के अंतर्गत जो है 12 मिनी रत्न कंपनियां आती हैं। इस प्रकार 62 और 12 मिलकर 74 मिनी रत्न कंपनियां वर्तमान समय में भारत के अंदर हैं। तो यहाँ पर हमने भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 पढ़ा, नवरत्न कंपनियां भी 12 है, मिनी रत्न कंपनियां जो है 74 हैं। आइए अब हम लोग इन 12 महारत्न कंपनियों को भी समझ लेते हैं कौन कौन सी हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का। इसकी स्थापना जो है 1975 में होती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला हमारा है सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला है सीआईएल, जिसको कोल इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, 1975 में स्थापित हुआ था। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1959 में स्थापित हुआ था। इसके बाद है गेल जीआईएल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, 1984 में स्थापित होता है। इसके बाद है बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 1964 में स्थापित हुआ था। अगला है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1974 में स्थापना होती है। अगला है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1977 में स्थापित होता है।
नेक्स्ट अगला है PGCIL, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और PFC जिसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहा जाता है, ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला है REC, इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है प्रमुख वित्तीय संस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं IFCI की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। IFCI का पूरा नाम जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाती है। IFCI की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICCI की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है 1964 में स्थापित हुआ था। और इसके अलावा UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1964 में ही हुई थी। इसके अलावा NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। जबकि सिडबी जो बैंक है यह जो है 1990 में स्थापित हुआ था। और सिडबी बैंक का मुख्यालय जो है लखनऊ शहर में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में, UTI की 1964 में, IDBI की भी 1964 में, ICCI की जो है 1955 में स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फेरा एक्ट, यह कब आया था? 1973 में। लेकिन ये लागू कब से हुआ था? तो फेरा एक्ट को जो है 1974 में जो है लागू किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फेमा एक्ट कब आया था? तो यह जो है 1999 में फेमा एक्ट आया था और इसको लागू जो है वर्ष 2000 में किया गया था। इसके अलावा SEZ, जिसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, यह जो है 1 अप्रैल 2000 से जो है लागू है भारत के अंतर्गत। इसके अलावा EFZ, इसको जो है 1965 से जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पे कुछ अधिनियम और एक्ट थे जो आपको एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फेरा एक्ट कब आया था? 1973 में, लागू हुआ 1974 में। फेमा एक्ट 1999 में आया, 2000 में लागू हुआ। इसके अलावा SEZ, इस एक्ट को 1 अप्रैल 2000 से पूरे भारत में लागू किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। और EPZ, यह भी जो है इसी प्रकार से एक जोन है, इसको 1965 में जो है लागू किया। हम लोग जो है असम राज्य के जितने भी प्रमुख लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं असम की। तो सबसे पहला जो यहाँ का लोक नृत्य है वो है बिहू। बिहू बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये असम राज्य का है। इसके अलावा प्रमुख लोक नृत्यों में कली गोपाल और खेल गोपाल भी जो है यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। बिहू, कली गोपाल और खेल गोपाल, ये तीनों जो है किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये असम राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य असम के जो लोक नृत्य हैं उनमें नागा नृत्य, भोरताल, बगुरुम्बा, तबल चोंगली, कैनो, अंकिया नाट, झुमरा, होब जनाई, ये कुछ अन्य प्रमुख जो है असम राज्य के लोक नृत्य हैं। तो इन सभी को भी आपको जो है एक बार लिखकर याद कर लेना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे राज्य की। तो ये राज्य है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के अगर हम प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको दांडिया, गरबा, टिप्पानी और भवई, ये चारों लोक नृत्य याद कर लेने हैं। चारों ही लोक नृत्य गुजरात राज्य के बहुत ही ज़्यादा फेमस लोक नृत्य हैं, दांडिया, गरबा, टिप्पानी और भवई। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों की। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसका जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है भामाकल्पम, इसके अलावा कोलट्टम, विलासिनी नाट्यम, वीर नाट्यम, दप्पू, इसके अलावा टपेत्ता गुल्लू, लंबाडी, थिम्सा, इसके अलावा थिम्सा बुट्टा बोमलू, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश राज्य के जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोबारा से हम लोग इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भामाकल्पम, कोलट्टम, विलासिनी नाट्यम, वीर नाट्यम, दप्पू, टपेत्ता गुल्लू, लंबाडी, थिम्सा बुट्टा बोमलू, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। अब इसके बाद हम लोग जो है बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले विदेशिया, ये बहुत फेमस है बिहार राज्य का लोक नृत्य। इसके अलावा जट जटिन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य लोक नृत्यों में इसके जो है पनवरिया, झुमरी और समा चकवा, ये सभी जो है अन्य जो है बिहार के लोक नृत्य हैं, जिसमें से आपको मुख्य रूप से विदेशिया और जट जटिन जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य लोक नृत्यों की। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य के लोक नृत्यों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का जो है प्रमुख लोक नृत्यों में सबसे पहले आता है नाटी। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा जो है धमन, झोरा, झाली, चारवा, छाड़ी, छपेली, महासू और डांगी, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। नाटी, धमन, झोरा, झाली, चारवा, छाड़ी,
छपेली, छपेली जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा महासू और डांगी, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर राज्य के लोक नृत्यों की। तो इनमें रऊफ और हिकात, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लोक नृत्य हो जाते हैं। इसके अलावा मंद, जस, कूद, दांडी नच और दुमहाल, ये भी जो है जम्मू कश्मीर राज्य के अन्य लोक नृत्य में आते हैं, जिसमें से रऊफ और हिकत ये आपको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के लोक नृत्यों की। तो देखिए हरियाणा के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं इनमें झूमर, फाग, दाफ, धमाल। तो देखिए झूमर और धमाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा लूर, गुम्बा, खोर और गागोर, ये कुछ अन्य जो है हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। झूमर, फाग, दाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, इसके अलावा खोर और गागोर, ये सभी जो है हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों की। तो कर्नाटक के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं इनमें यक्षगान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य का हो जाता है? कर्नाटक राज्य का। इसके अलावा वीर गासे, हुली वेशा, हुतरी, सुग्गी, कुनिया, करगा और लांबी, ये सभी जो है कर्नाटक राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो देखिए कजरी, रासलीला, नौटंकी, मयूर और चरकुला, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कजरी, रासलीला, नौटंकी, चरकुला और मयूर। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों की। तो इनमें सबसे पहले राजस्थान राज्य के जो लोक नृत्य हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग। घूमर, कालबेलिया नृत्य, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान राज्य के। इसके अलावा यहाँ पर कठपुतली नृत्य भी होता है। इसके अलावा घोड़ी, कच्ची घोड़ी, गणगौर, गणगौर भी यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। झूलन, लीला, झूमा, सुई सिनी भी यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और धपाल, ये भी जो है राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपको घूमर, कालबेलिया, गणगौर, इसके अलावा सुई सिनी, ये 4 लोक नृत्यों को जरूर से जो है रट लेना है बिल्कुल अच्छे से, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद उत्तराखंड राज्य की प्रमुख लोक नृत्यों की। तो इसमें जो है गढ़वाली, कुमाऊनी, छपेली, झोरा, हुरका बाउल और छलिया, ये सभी जो है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी, छपेली, झोरा, हुरका बाउल और छलिया। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करने वाले हैं पंजाब राज्य की। तो देखिए पंजाब, जिसको हम लोग 5 नदियों की भूमि बोलते हैं, यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है भांगड़ा। इसके अलावा गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा कहाँ पर होते हैं? पंजाब में होते हैं। डफ भी पंजाब में होता है। धमन भी कहाँ पर होगा? पंजाब में होगा। भांड नृत्य भी कहाँ पर होगा? पंजाब में। और नकल भी कहाँ पर होगी? पंजाब में। तो डफ, धमन, भांड, नकल, भांगड़ा, गिद्धा, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं? पंजाब राज्य के। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों की। तो इसमें लावणी तमाशा आपने अवश्य सुना होगा। लावणी तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसके अलावा देखिए नकाटा, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाता है। और लोजिम भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है। इसके अलावा दही काला, दशावतार, ये लोक नृत्य भी जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की। तो केरल राज्य के देखिए प्रमुख लोक नृत्यों में थेय्यम, थिरयट्टम, ओप्पन और ओट्टम थुलाल, ये सभी जो है केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख लोक नृत्यों की। तो इनमें ग्रीडा, मंच, फूलपति, जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच और सेल भादोनी, ये सभी जो है मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।